रागिनी और अमित ने अभी 2 दिन पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट किया था। दोनों ने मिलजुल कर घर पसंद किया। कुछ जमा पूंजी थी और बाकी अमित ने लोन ले लिया। रात का वक्त था। अमित आने ही वाला था कि एकाएक रागिनी को ख्याल आया कि घर में कुछ जरूरी राशन नहीं है। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज रहे थे। सोचा अब और देर की तो हो सकता है दुकानें बंद हो जाएं। रागिनी को इस कॉलोनी की गली नुक्कड़ों का ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसने अपने 8 साल के बेटे अनमोल से कहा, बेटा कहीं जाना नहीं, बस मैं अभी आती हूं। रागिनी घर के बाहर निकली। कुछ दूर चली और एक अंधेरे सुनसान से तिराहे पर नीम के पेड़ के नीचे बने एक चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग से कहा, दादाजी, ओ दादाजी। पहली बार में रागिनी की बात को जैसे उस बुजुर्ग ने अनसुना कर दिया हो। रागिनी ने फिर कहा, दादाजी सुनो। अब की बार उस बुजुर्ग ने जेब से बीड़ी निकाली, माचिस से सुलगाई और बोला, कहो बेटी। रागिनी बोली, जी मैं पूछ ही रही थी कि यहां कोई किराने की दुकान है क्या आसपास? बुजुर्ग बोला, हां, सीधे जाकर बाएं हाथ में गली के छोर पर। लगता है इस कॉलोनी में अभी नहीं आई हो। रागिनी बोली, हां, जो वो सामने वाला आखिरी घर है ना, वही हमने लिया है। बुजुर्ग ने घर की तरफ घूर के देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर रागिनी आगे बढ़ गई। रागिनी किराने की दुकान पर पहुंची, कुछ जरूरी सामान लिया और वापस उसी रास्ते से घर की ओर चलने लगी। जब तिराहे पर पहुंची तो देखती है कि वहां ना तो वह बुजुर्ग था और ना ही कोई चबूतरा। एक पल के लिए जैसे डर के मारे रागिनी के शरीर में बिजली दौड़ गई हो। माथे पर पसीना छलकने लगा। रागिनी ने कदम तेजी से घर की ओर बढ़ा दिए। डोरबेल दबाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अंदर से अनमोल की कोई आवाज नहीं आई। फिर आवाज लगाई, अनमोल, बेटा अनमोल। अनमोल अंदर से जोर से चिल्लाया, आ रहा हूं मम्मी। दरवाजा खुला। रागिनी बोली, अनमोल तू ठीक तो है ना? हां मम्मी, मुझे क्या हुआ है? तो फिर इतनी देर से डोरबेल बजा रही हूं, सुनाई नहीं देता? वो क्या है ना मम्मी, टीवी का वॉल्यूम ज्यादा था इसलिए। रागिनी ने डर के मारे सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और किचन में जाकर काम करने लगी। लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने वही बुजुर्ग और चबूतरा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। रागिनी ने अंदर से पूछा, कौन? मैं हूं, अमित। रागिनी ने दरवाजा खोला। अमित ने कहा, ऐसे क्या पूछ रही थी कि कौन? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? नहीं अमित, वो क्या है ना, अभी मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी तो सामान तो ले आई ना। अब जाओ जल्दी से चाय बनाओ, मैं काफी थक गया हूं। लेकिन अमित सुनो तो सही। अमित बोला, पहले चाय लाओ, फिर सब सुनूंगा। रागिनी बेमन से चाय बनाने चली गई। दोनों ने साथ में चाय पी और फिर अमित बोला, हां अब बोलो रागिनी, क्या बोल रही थी? रागिनी ने कहा, अभी मैं सामान लेने के लिए निकली तो सामने तिराहे पर चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग से दुकान का एड्रेस पूछा। उसने मेरे सामने बीड़ी भी सुलगाई, लेकिन लौट के आई तो क्या देखती हूं कि ना तो वहां कोई चबूतरा है ना ही कोई बुजुर्ग। अमित जोर से हंसने लगा। माय डियर, कम से कम जोक तो ढंग का सुनाया करो। रागिनी बोली, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? आओ मैं तुम्हें तिराहे पर ले चलती हूं। अमित रागिनी के साथ उस तिराहे पर चला गया और बोला, देखो यहां ना पहले कोई चबूतरा था ना अब है, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। रागिनी बोली, लेकिन अमित। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो अब चलते हैं, साथ में डिनर करेंगे, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है।
डिनर करके अमित तो सो गया, लेकिन रागिनी को नींद नहीं आई। जनवरी की सर्द रात के कोई 3 बजे होंगे। चारों तरफ सुनसान, दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा। सिर्फ तिराहे पर एक छोटे से बल्ब की रोशनी थी। तभी शायद हवा के झोंके से एक खिड़की खुल गई थी और आवाज कर रही थी। रागिनी खिड़की बंद करने लगी। अचानक उसकी नजर लॉन में पड़े झूले पर पड़ी। झूला जोर जोर से हिल रहा था, मानो कोई अभी झूल के उठा हो। रागिनी ने सोचा शायद हवा का झोंका होगा और खिड़की बंद करने लगी। लेकिन उसकी नजर जैसे ही झूले के नीचे से आते हुए धुएं पर पड़ी तो वह चिल्लाने लगी, अमित, उठो अमित। अमित बोला, क्या हुआ रागिनी? अमित, उठो तो सही, मेरे साथ लॉन में चलो। इतना कहकर रागिनी खींचते हुए अमित को लॉन में ले गई। ये देखो अमित, झूले के नीचे से धुआं। पहले तो अमित को कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उसने गौर से देखा तो वहां झूले के नीचे बीड़ी जल रही थी, मानो अभी कोई बीड़ी पी के उठा हो। अमित का माथा ठनका। उसने बीड़ी उठाई, चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। डर के मारे रागिनी ने अमित को जोर से पकड़ लिया। अमित, ये बीड़ी उसी बुजुर्ग की है, वही इस झूले पर बैठ कर गया है। अमित, प्लीज मेरी बात मान लो। रागिनी की आवाज कपकपा रही थी। अब की बार अमित बोला, मन तो कर रहा है तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। आखिर कौन हो सकता है यहां? इस घटना के बाद तो फिर अमित और रागिनी की आंखों की नींद उड़ गई। अगले दिन सुबह बाथरूम से अनमोल के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मम्मी जल्दी आओ, पापा प्लीज जल्दी आओ, ये देखो। रागिनी और अमित बाथरूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि नल में से खून के जैसा लाल पानी निकल रहा है। रागिनी चीखने लगती है, अमित प्लीज कुछ करो, जरूर इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। अमित दौड़ते हुए छत पर वाटर टैंक देखने जाता है। टैंक का पानी तो उसे साफ मिलता है, मगर टैंक के पास वही लॉन वाले झूले के नीचे जैसी जलती हुई बीड़ी मिलती है। यह बात अमित रागिनी को नहीं बताता, लेकिन उस दिन वो ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। अमित नीचे रूम में आ जाता है। डरे सहमे अनमोल और रागिनी उससे लिपट जाते हैं। अमित दोनों को तसल्ली देते हुए कहता है, मैं कुछ करता हूं, डोंट वरी, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमित को अब लगने लगा था कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटा है। उस रात जब वो लोग सोने गए तो अचानक रात के 12 बजे के आसपास ड्राइंग रूम से कुछ लोगों के लड़ने की आवाजें आने लगी। वो कह क्या रहे थे ये कुछ साफ नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि कम से कम 2 लोग ड्राइंग रूम में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। डरते डरते अमित ड्राइंग रूम में गया तो देखा वहां कोई नहीं था। तभी ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अचानक झटके से खिड़की बंद की हो। हवा से ड्राइंग रूम के पर्दे अब भी हिल रहे थे, लेकिन किसी की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। अमित वापस जैसे ही बेडरूम की तरफ मुड़ा, तभी बीड़ी के धुएं की तेज स्मेल की वजह से उसके पैर ठंडे पड़ गए। रागिनी और अनमोल सो रहे थे। अमित भी वापस बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसे अब भी यह एहसास हो रहा था कि इस घर के आसपास कोई तो है। जैसे ही अमित ने सोने की कोशिश की, अचानक बेडरूम की खिड़की से उसे एक साया तेजी से गुजरता हुआ दिखाई दिया। इस बार अमित की उठने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप उस रात के गुजरने का इंतजार करता रहा। एक दिन सुबह के यही कोई 8 बजे होंगे। रागिनी, अमित और अनमोल तीनों लॉन में बैठे थे।
अचानक पड़ोस वाले घर के सामने एक ऑटो आके रुकता है और एक बुजुर्ग ऑटो से उतरकर बगल वाले घर की तरफ बढ़ता है। अमित का ध्यान अचानक उस बुजुर्ग की ओर जाता है। अमित ने हमेशा इस घर के दरवाजे पर ताला लगा देखा था, जैसे लंबे समय से शायद ये घर बंद हो। वह बुजुर्ग उस घर का ताला खोलने लगता है। अमित अपनी चाय अधूरी छोड़कर डरा सहमा उसके पास पहुंचता है। जी अंकल जी, गुड मॉर्निंग। मैं अमित, आपका नया पड़ोसी, बाजू वाला घर लिया है। बुजुर्ग अमित की तरफ बड़े ही अजरत से देखते हुए कपकपी आवाज में कहता है, बेटा चले जाओ, मारे जाओगे, यहां मत रहो। रागिनी और अनमोल भी अब तक अमित के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्यों? बेटा, मैं सिर्फ साल में 1-2 बार अपने मकान की देखरेख के लिए आता हूं। पिछले 5 सालों से ये वाला मकान कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन ऐसा क्यों अंकल? लोग बताते हैं कि इस मकान पर कब्जा करने के लिए इसके मालिक रामपाल यादव का मर्डर उसके ही सगे भाई ने करके उसकी लाश इस घर के लॉन में झूले के नीचे दफना दी थी। तब से यहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग किराए से रहने भी आए, लेकिन जल्दी ही घर खाली करके चले गए। कहते हैं रामपाल की आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है और वो अक्सर इस घर की पहरेदारी करता है। लेकिन अंकल, हमने तो अपने जीवन भर की पूंजी इस घर को खरीदने में लगा दी है। अब हम जाएं भी तो कहां जाएं? आप ही बताइए, क्या करें? एक तरीका है, शायद उससे कुछ बात बन जाए। तुम झूले के नीचे खुदाई करके रामपाल की आत्मा की शांति के लिए सारे कर्मकांड करवाओ। अमित बोला, लेकिन अंकल, यहां मैं किसी को नहीं जानता। अगर आप मदद करेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। बेटा, मैं एक तांत्रिक से बात करवाकर ये काम आज ही करवा देता हूं। तब तक तुम मजदूरों से खुदाई करवाओ। अमित मजदूर ले आया, झूले के नीचे खुदाई करवाई। कब्र में रामपाल की सिर्फ हड्डियां बची थीं। अंकल ने तांत्रिक से सारे कर्म कांड करवाए। तांत्रिक ने घर के चारों कोनों में कील ठोकी और रामपाल की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। वक्त बीतता गया, साल खत्म हो गया। आज भी अमित, रागिनी और अनमोल इसी घर में रहते हैं, लेकिन डर की यादों का साया शायद उनकी जिंदगी से, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा।